अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हम हज इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। किस तरह के सवालात आएंगे, किस तरह के पूरा प्रोसेस रहेगा हज का, और उसका सिलेबस क्या रहेगा। इसके साथ साथ हज पर जाने वालों के लिए इसलिए ये वीडियो ख़ास रहेगा कि हम इसमें हज का पूरा जो मैकेनिज्म रहता है, पूरा सिस्टम रहता है, हज कैसे होता है और क्या इंतज़ामात रहते हैं वो भी समझ सकते हैं। तो ये वीडियो जो हज इंस्पेक्टर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ख़ास है ही, जो आज़मीन हज हैं हमारे, जो हज इस बार करना जा रहे हैं या आगे हज करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए भी ख़ास है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर रहेगा, ताकि आपको लगातार हमारी आने वाली वीडियो को आप देखते रहें, मिलती रहेंगी आपको। और चाहें आप तो उन लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं जो हज का इरादा रखते हैं या हज पर जा रहे हैं या हज पर डिप्यूटेशन के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। देखिए, ये CBT जो होगा, ये इसमें कुल 50 सवाल आएंगे, और 50 सवाल जो होंगे वो 150 नंबरों के होंगे, और इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 25-25 क्वेश्चन होंगे। 25 सवाल जो होंगे वो होंगे फैक्ट बेस्ड, यानी कि कोई एक बात पूछी जाएगी, उसका आपको जवाब देना होगा। एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, यानी कि 4 जवाब होंगे, उनमें से कोई एक जवाब सही होगा, उसी को आपको टिक करना है। ABCD में जो जवाब सही हो उस पर आप टिक करेंगे। गलत आंसर अगर आप देते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा। सही जवाब देते हैं तो आपको उसमें 2 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह ये 50 नंबर हो जाएंगे फैक्ट बेस्ड पर। और जैसे क्या चीज़ कहाँ होती है, कितने तरह का हज होता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इस तरह के सवाल किए जाएंगे। और दूसरा होगा सिचुएशन या केस को डीलिंग करने का सवाल। ये थोड़ा टिपिकल सवाल होंगे। इन टिपिकल सवालों का जवाब भी थोड़ा आप टिपिकल ढंग से दिए जाएंगे, लेकिन इसके साथ ये आसानी रही कि इनके जवाब दिए हुए होंगे और बहुत ही कम उसमें गैप होगा। आप पहचान सकते हैं सवाल सही है, इसका जवाब गलत आपको कोई नजर नहीं आएगा। चारों जवाब सही होंगे, लेकिन जो बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, उसके नंबर 4 होंगे। और अगर नंबर बिल्कुल ही सही नहीं होगा तो वो 1 नंबर पे चला जाएगा। यानी कि सही जवाब बिल्कुल प्रॉपर अगर उसका सही जवाब देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। दूसरे तरह के सवाल के जो होंगे, जो दूसरा टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसके 25 सवाल होंगे, और 25 सवाल का मतलब हो गया कि 100 मार्क्स के ये होंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं, और 150 नंबर का ये पूरा आपका एग्ज़ाम होना है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंप्यूटर पे दिखाए जाएंगे सब सवाल। पहले आपका नंबर, मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है उससे आप ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप पूरी तरह से सवाल देंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और अभी तक जो इसकी डेट आ रही है वो 16 नवंबर 2025 आ रही है। और ये आपके जो स्टेट हज कमेटी है, यानी कि हर सूबे, हर प्रदेश की जो राजधानी है, वहाँ पर इसका टेस्ट लिया जाएगा। हज कमेटी जहाँ पर भी इसका इंतज़ाम करे, क्योंकि बहुत सारे इसके लिए कंप्यूटर चाहिए। कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500, कहीं 1000 तक लोग बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं सेंटर रखा जाएगा, वहीं पर आपको जाना है। मोबाइल ले जाने की आपको परमिशन नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने एक जोड़ी कपड़ा जो पहने हुए होंगे उसी में जाना है। कोई पेन, कॉपी, किसी तरह का आपको सामान नहीं ले जाना है। जो भी हो, आपको सामान बाहर रखना होगा। इसका सिलेबस कैसा रहेगा, अब इस पर बात करते हैं। ये देखिए, इसमें सिचुएशन जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और जल्दबाजी में जवाब नहीं दीजिएगा। केवल जल्दबाजी में जवाब देकर आपसे आता हुआ जवाब भी गलत कर सकते हैं आप। बाद में आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सबमिट कर चुके होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा हमें जवाब क्या दिया। इसलिए चारों जवाबों को देखिए, जो अप्रोप्रिएट लगे, सही जवाब लगे, उसी को आपको देना होगा। सिलेबस में देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हज एंड इस्लामिक प्रैक्टिस पर ये पूरा बेस्ड होगा। पहला जो इसमें पॉइंट्स है, इसमें 8 तरह के लेसन हैं, 8 तरह की फील्ड हैं जहाँ से सवाल किए जाएंगे।
तो क्या है इंट्रोडक्शन, हज कब से शुरू हुआ, कहाँ इसकी पूरा जो इतिहास है, उसका तारीख़ है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हज कितने तरह का होता है, हज जो है किरान होता है, तमत्तो होता है, इफ़रात होता है। 3 तरह के का हज होता है। 3 तरह के हज को आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया के लोग ज़्यादातर हज कैसा करते, 3 तरह का हो गया ये। इसके साथ जो आप एक सवाल ये भी किया सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया था, आपने इफ़रात किया था, किरान किया था, या तमत्तो किया था, या इंडिया के हाजी ज़्यादातर कौन सा हज करते हैं, तो इंडिया के हाजी तमत्तो करते हैं और आपने जो है वो किरान किया था। तो इस तरह के सवालात किए जाएंगे इसमें। और जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जिनको हम आज़मीन हज कहते हैं, जो हज करने लोग जाते हैं, उनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एहराम की क्या पाबंदियां होती हैं, एहराम कहाँ कहाँ से बांधा जाता है, मीक़ात क्या होता है, कहाँ कहाँ पर है मीक़ात, और मदीना से आने वालों की मीक़ात कौन सी है, और जद्दा से जाने वालों की मीक़ात यानी कि बाई अरब जाते हैं तो कहाँ पर है। तो ये सब मीक़ातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको जो एहराम पहनने की पाबंदियां हैं, उम्रा किस तरह किया जाता है, हज के फ़राइज़ कौन कौन से हैं, हज के 3 बड़े फ़राइज़ हैं, यानी 3 में से अगर कोई एक भी नहीं करेंगे तो आपका हज नहीं होगा। नंबर 1 एहराम बांध के नियत करना पहला फ़र्ज़ है। दूसरा आपको वक़ूफ़ अरफ़ा यानी कि अरफ़ात के मैदान में ठहरना, रुकना दोपहर से लेकर शाम तक। और तीसरा जो फ़र्ज़ है इसका वो तवाफ़ ज़ियारा है, यानी कि हज की 10 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपको जो है वो तवाफ़ करना है। तो ये 3 फ़र्ज़ हैं। इसके बाद 6 वाजिबात हैं। उसमें मुज़दलिफ़ा में आपको ठहरना है, जमरात में जो है शैतान के कंकड़ियाँ मारनी हैं, हलक कराना है, आपको जो है क़ुरबानी करनी है, और सफ़ा मरवा की सही करनी है, फिर तवाफ़ विदा करना है। तो इस तरह पूरा हज के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। हज कैसा होता है, कहाँ कहाँ क्या होता है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो ख़ास मकामात हैं मक्का मदीना में, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हज इंस्पेक्टर, यानी कि आप हज इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो इसके बारे में यह है। आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी एयरपोर्ट पर कौन कौन सी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें एयरपोर्ट पर नहीं ले जा सकते। चेक इन बैगेज में, यानी कि सामान जो होता है जिसमें 40 किलो वज़न ले जाते हैं आप, उसमें कौन से सामान रख सकते हैं, और हैंड बैग में कौन कौन से सामान नहीं रख सकते। तो धारदार कोई चीज़, जलने वाला कोई भी लाइटर या पेट्रोल, या उसका 100 मिलीलीटर से ज़्यादा कोई परफ्यूम, इस तरह के आइटम जो हैं आप नहीं रख सकते हैंडबैग में। और आप लगेज में पावर बैंक, बैटरी का आइटम कोई नहीं रख सकते, पानी वगैरह नहीं रख सकते। इस तरह की आप बातें आपको सब जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट जो है, इमिग्रेशन में कौन क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका बोर्डिंग पास, और वो किस तरह होना चाहिए। पासपोर्ट कटा गला या सुराख वाला नहीं होना चाहिए, किसी तरह गंदा नहीं होना चाहिए। उसकी इस बार डेट है वो कितनी होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2026 तक आपकी पासपोर्ट की मिनिमम जो है आपकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, और या इसके बाद की हो तो और भी अच्छा है। तो ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। और हज इंस्पेक्टर जो होगा उसका काम कहाँ से शुरू हो जाता है, फ़्लाइट से पहले से लेकर जब फ़्लाइट के लिए वो जाते हैं वहाँ से लेकर वापसी फ़्लाइट तक उसका काम रहता है। और वो पूरी तरह से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेगा वहाँ पर, और इंडिया में रहेगा तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेगा, और जिसका तकर्रुर होगा स्टेट हज कमेटी के थ्रू। तो ये सब जानकारी, वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, हज कमेटी और जो है कॉन्सुलेट जनरल से मिलकर वहाँ कौन कैसे कैसे इंतज़ाम किए जाते हैं मदीने से मक्का पहुँचने का, और मक्का में जब आप रहेंगे अजीज़िया में वहाँ कैसे इंतज़ाम रहते हैं, हाजियों के एकोमोडेशन यानी कि रिहाइश उनकी कैसी रहेगी, हाजियों की बिल्डिंगों का रखरखाव किसके अंडर में होता है, हॉस्पिटल कौन देखता है, ऑफिस जो होते हैं ब्रांचेज ऑफिस क्या होते हैं, वहाँ कौन कौन लोग बैठते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लोग बैठते हैं, क्या काम करते हैं, और हेड ऑफिस में
कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, ये सब पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक वीडियो हम डेपुटेशन के ऊपर जब बनाएंगे, हज डेपुटेशन पे जाने के लिए जो तैयारी करने की एक वीडियो होगी, उसमें हम ये सब जानकारी देंगे। वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस होते हैं, डेस्क होते हैं, हेल्पिंग डेस्क होते हैं, उसके बारे में देंगे। लेकिन अभी जो आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं सिर्फ ताकि आप इस हज इंस्पेक्टर के टेस्ट को आप क्वालिफाई कर सकें। हेल्थ सेफ्टी के बारे में, फर्स्ट एड क्या होती है, मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है, उसमें आपका कौन कौन से इशू आ सकते हैं, हाजियों को कौन कौन से टीका लगाए जाते हैं, मेनिंजाइटिस का टीका लगता है, पोलियो ड्रिप पिलाया जाता है जो 65 से एबव हैं, और इस बार कोविड-19 का जो है 1 या 2 डोज का ज़रूर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नहीं तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इनको पूरी तरह से फिट हैं, इनको कोविड हुआ भी था तो ये बिल्कुल फिट हो गए, इनको पूरी इन्होंने उसकी मेडिसिन ले रखी है, और पूरी तरह से फिट फॉर फ्लाइट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जो हामला औरतें होती हैं वो किस डेट तक जा सकती हैं, यानी कि 3 महीने से ऊपर, यानी कि 6 महीने से, अगर उस हज के टाइम उनका 6 महीने से ऊपर के अगर उनका टाइम होता है तो वो नहीं जा सकती। इस तरह क्रोनिकल केसेस के जो मरीज़ हैं, यानी कि अगर वो कैंसर की 2nd 3rd स्टेज में चल रहे हैं तो वो नहीं जा सकते। डायलिसिस वाले मरीज़ नहीं जा सकते, जिनको अभी फ़िलहाल में ही बाईपास हुई है या बाईपास होने को रिकमेंड कर रखा है, डॉक्टर ने एडवाइस दे रखी, तो वो नहीं जा सकते। बहुत क्रोनिकल मरीज़ उसमें इस बार नहीं जाएंगे हज पर। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसमें क्या है, आपको GPS को चलाना आना चाहिए, आपको हज सुविधा एप्लीकेशन जो एक हज कमेटी की एक साइट है वो आपको चलानी आनी चाहिए। वो कैसे चलती है, कैसे डाउनलोड की जाती है, उसका पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो हज इंस्पेक्टर भी उसको यूज़ करेंगे और उनको हाजियों की प्रॉब्लम उसके ज़रिए मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको MS ऑफिस, पावर पॉइंट और एक्सेल की जानकारी भी होनी चाहिए, कैसे उसको जो है रन किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल में आप अच्छे होने चाहिए, यानी कि अपनी मुकामी ज़ुबान उर्दू, हिंदी, बंगला, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, जो जहाँ पर भी आप जा रहे हैं जिस स्टेट से, उसकी ज़बान भी आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश या अरबी भी आनी चाहिए ताकि आप वहाँ कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसके साथ साथ आपको जो है इमरजेंसी में कहाँ कहाँ कांटेक्ट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। कल्चरल जो वो पूरा सिस्टम होता है वहाँ पर, सऊदी गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, क्या वहाँ के रूल रेगुलेशन हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ लोग बाईं तरफ चलते हैं या दाईं तरफ चलते हैं, वहाँ का ड्राइविंग सीट जो है दाईं तरफ होती है, हमारा बाईं तरफ होती है। तो ये सब जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, यानी कि हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आपको होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है हाजियों का, हाजियों के लिए जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और उनका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, सामने का फ़ोटो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और पेन स्लिप या ऑनलाइन पेमेंट उन्होंने किया हुआ होना चाहिए। तीनों जो उनकी किस्त होती हैं पेमेंट की वो कंप्लीट होनी चाहिए। एम्बार्केशन पॉइंट्स कितने हैं आपके इस बार ये आपको पता होना चाहिए। 17 एम्बार्केशन पॉइंट थे। फिर विजयवाड़ा के नाम से एक और आंध्र प्रदेश में एक बनाया गया है एक नया एम्बार्केशन पॉइंट्स, तो वो अब 18 एम्बार्केशन पॉइंट्स हो गए, यानी कि हवाई जहाज़ से इस बार की जो फ़्लाइट रहेंगी सऊदी अरब के लिए हाजियों की वो 18 एयरपोर्ट से होंगी, तो उसको हम एम्बार्केशन पॉइंट्स कहा जाता है। इथिक्स आनी चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके काम में, करप्शन फ्री आपको काम करना है, किसी तरह के लालच में नहीं आना है। जब आप जा रहे हैं कोई आपको लालच दे कि आपको ये हमारा काम करा दिए, हम आपको ये देंगे, तो आपको इन चीज़ों से फ्री होना चाहिए कि आप ऐसे मुक़द्दस काम के लिए जा रहे हैं। ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए आपको, काम को आप एक ज़िम्मेदारी तरह से करें, प्रोफेशनल ढंग से करें, बिल्कुल बिना थके, बिना परेशान हुए, बिना बोझ समझे हुए आपको हज का काम करना है। और आपको केस स्टडी आना चाहिए, कितने लोग जा रहे हैं
हज पर उनका क्या क्या ज़रूरतें हैं वो आपको आना चाहिए। पूरा कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन होना चाहिए कि कोई भी हाजी परेशानी लेकर आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, उसको ऑफिस तक ले जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। ये सब 8 पॉइंट हैं आज सिलेबस में जिसकी आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप लोगों की मुझे लगातार जो हैं आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, मैं जवाब भी दे रहा हूं और उम्मीद है आपका इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा और मेरा भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। बस आपसे दरख्वास्त है कि मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।